हाय गाइस, मैं हूं विनीत कुमार और मैं आपके लिए सुपर टेट की क्लासेस लगातार करवा रहा हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ब्रिटिश कालीन शिक्षा। देखिए गाइस, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको मैं थोड़ा थोड़ा पार्ट पार्ट में करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हंटर कमीशन के बारे में। हंटर कमीशन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में आप लोगों ने चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे हंटर कमीशन के बारे में। प्रमुख बिंदु गठन, यानी इसका गठन कब हुआ, यह आयोग हंटर कमीशन कब आया। ठीक, तो इसका गठन हुआ था 3 फरवरी 1882 ईस्वी को। 3 फरवरी 1882 ईस्वी को हंटर कमीशन का गठन हुआ था। ठीक, इसमें टोटल 20 सदस्य, कितने सदस्य? 20। 20 में से 6 सदस्य भारतीय थे, 6 भारतीय थे। बाकी के 14 सदस्य क्या थे? वो अंग्रेज थे। इसका अध्यक्ष विलियम हंटर था। इसका अध्यक्ष कौन था? विलियम हंटर था। अच्छा, इसका एक दूसरा नाम भी था। हंटर कमीशन को भारतीय शिक्षा आयोग, ठीक, भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। ठीक, तथा यह भारत का पहला शिक्षा आयोग था। यह भारत का पहला शिक्षा आयोग था। ये क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कौन था? तो हंटर कमीशन भारत का प्रथम शिक्षा आयोग था। विस्तार, इसमें टोटल 220 धाराएं थी, यानी इस आयोग में, ठीक, कितनी धाराएं थी? 20 धाराएं थी। यह भारत का प्रथम शिक्षा आयोग था। ये हो गया। प्रमुख सिफारिशें, इस आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या थी वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो सरकार प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों पर छोड़ दे, यानी प्राथमिक शिक्षा में जो जहाँ पर स्कूल है वहाँ पर जो प्रधान हो गए, ठीक, यहाँ वहाँ पर कोई जमींदार हो गया, ठीक, यहाँ वो या वहाँ पर रहने वाला कोई बड़ा आदमी हो गया, तो उसके ऊपर क्या करे सरकार? प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी छोड़ दे। और ये नहीं कि सरकार एक एक विद्यालय के ऊपर ध्यान दे। ठीक, तथा उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी भारतीयों एवं अन्य संगठन के व्यक्तिगत प्रयासों पर छोड़ दे। जो उच्च लेवल की शिक्षा होती है उसको क्या करे कि जो भारतीय संगठन शिक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर उच्च शिक्षा का भार छोड़ दे। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या है कि सहायता अनुदान राशि की दशाएं एवं शर्तें और भी अनुकूल बनाए जाएं। ठीक, और भी अनुकूल बनाए जाएं, यानी कि विद्यालयों को सहायता अनुदान राशि यानी कुछ अतिरिक्त पैसा स्कूलों को दिया जाए। जैसे कपड़े के लिए हो गया, बच्चों के कपड़े खरीदना, जूते मोजे खरीदना, बस्ता खरीदना, किताबें खरीदने हैं, कुछ खेल कूद के सामान खरीदने हैं। ठीक, तो इन सब कार्यों के लिए अतिरिक्त अनुदान राशि क्या करे? आयोग विद्यालयों को प्रदान करे। ठीक, तथा सहायता अनुदान राशि समय पर उपलब्ध कराई जाए। अच्छा, ये सहायता अनुदान राशि जो हो ये समय पर उपलब्ध कराई जाए, ये भी जरूरी है। ये नहीं कि अब पेपर होना है तो स्टूडेंट के पास पेन नहीं है, कॉपी नहीं, तो अब एग्ज़ाम हो गया, तब एग्ज़ाम हो गया तो अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो बच्चा एग्ज़ाम कैसे देगा? ठीक, तो वो चीज़ें समय पर उपलब्ध कराई जाए। अब मान लीजिए जाड़े का मौसम है तो बच्चों को स्वेटर चाहिए। अब स्वेटर तुम गर्मी में दिला रहे हो, जब गर्मी में दिलाओगे तो गर्मी में इसका कोई काम नहीं है। ठीक, तो इसलिए ये कहा गया कि सहायता अनुदान राशि समय पर बच्चों को उपलब्ध कराई जाए। सहायता अनुदान राशि पाने के मानकों संबंधित नियमों से स्कूलों के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य से अवगत कराया जाए। यानी जो पैसा दिया जा रहा है विद्यालय को, उससे प्रबंधक और प्रधानाचार्य को भली भांति परिचित करा दिया जाए कि हम आपके विद्यालय को इतना पैसा दे रहे हैं और आपको यहाँ यहाँ पर इसको खर्च करना है। ठीक, विद्यालय को सहायता अनुदान राशि
देने से पहले विद्यालय का निरीक्षण हो। अच्छा, विद्यालय का निरीक्षण बहुत जरूरी है कि सहायता अनुदान राशि दे रहे हो, ठीक, किसी को आप पैसा देते हो तो उसके ऊपर पहले पता करते हो कि वो आदमी आपका पैसा वापस देगा कि नहीं देगा, ठीक। तो वैसे अगर विद्यालय को आप पैसा दे रहे हो तो विद्यालय में उसका पहले निरीक्षण करवाना पड़ेगा, तब फिर उसको पैसा दो उस विद्यालय को, ठीक। आगे चलते हैं। आगे है कि सहायता अनुदान राशि अलग अलग मदों के लिए दी जाए। सहायता अनुदान राशि अलग अलग मदों के लिए दी जाए। जैसे किसी के कपड़े के लिए हो गया, स्वेटर हो गया, जूता मोजा हो गए, ठीक, बस्ता हो गया, टिफिन हो गए, कॉपी किताब पेन पेंसिल हो गया, पटरी हो गया, ठीक। इन सब कामों के लिए अलग अलग अनुदान राशि प्रदान की जाए। समझ गए आप लोग। आगे चलते हैं। प्राथमिक शिक्षा का भार भार स्थानीय निकाय उठाएं, ठीक, तथा खर्च निकालने के लिए वह टैक्स लगा सकते हैं। यानी प्राथमिक शिक्षा का भार किस पर दिया जाए कि जहाँ पर विद्यालय है वहाँ पर जो बड़े लोग हैं, ठीक, कोई कोई जिम्मेदार हो गया, ठीक, कोई प्रधान हो गया, ठीक, या कोई और बड़ा अधिकारी हो गया, ठीक, जो वहाँ का कार्यभार देखता है, तो उसके ऊपर प्राथमिक शिक्षा का भार दें, ठीक। इसके अलावा प्रांतीय सरकारें कुल खर्च को 1/3 स्थानीय सरकारों को देगी। यानी यहाँ पर जो खर्च हो रहा है विद्यालय में, मान लीजिए जितना खर्च होगा तो उसका 1/3 भाग कौन देगी? स्थानीय सरकारें। वहाँ पर प्रेजेंट टाइम में जो सरकार वहाँ पर शासन कर रही होगी वह विद्यालय का 1/3 भाग खर्चे का वहन करेगी, ठीक। समझ गए आप लोग। आगे चलते हैं। प्राथमिक शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं रखी जाए, ठीक। यानी प्राथमिक शिक्षा आप पढ़ा रहे हो बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हो तो वो जहाँ पर है उसको उसी की भाषा में, वहाँ पर जो बोली जाने वाली लोकल लैंग्वेज है उसी की में पढ़ाया जाए बच्चों को, ठीक। तथा पाठ्यक्रम तत्व तय करना तथा प्रांतों की जिम्मेदारी होगी। यानी कौन सी चीजें पढ़ाई जाएंगी बच्चों को, ये वहाँ की जो प्रांत होंगे वो ये सब चीजें तय करेंगे, ठीक। लेकिन पशुपालन, चिकित्सा, बही खाता, मछली पालन जैसे दैनिक जीवन उपयोगी तथा रोजगार देने वाले विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। यानी आप हाई लेवल की शिक्षा तो दे रहे हो, लेकिन आपको किस प्रकार की शिक्षा और उसमें जोड़नी है कि आप ऐसी शिक्षा दें जो उनको बच्चे को जीवन में काम आए, ठीक, जो जीवन में काम आए, तथा रोजगार देने वाली शिक्षा हो, रोजगार देने वाली शिक्षा हो, इससे संबंधित पाठ्यक्रम को शामिल किया जाए पाठ्यक्रम में। आगे चलते हैं। आगे पिछड़ी जातियों एवं आदिवासियों की शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जाए। इसमें यह बता दिया गया कि जो पिछड़ी जाति हैं, निम्न जाति हैं, ठीक, आदिवासी हैं, जंगलों में रहती हैं, पहाड़ों पर रहती हैं, उनकी जो शिक्षा है उनकी शिक्षा का भी ध्यान दिया जाए। सहायता अनुदान राशि देने में देसी पाठशालाओं और मदरसों तथा अंग्रेजी मिशनरियों स्कूलों के बीच कोई भेदभाव न किया जाए। यानी सहायता अनुदान दे रहे हो आप तो हर एक पाठशाला को दो। क्या थी भाई? हिंदू में देसी पाठशाला होती थी, मुस्लिम में मदरसा होती, ठीक, और अंग्रेजी जहाँ पर अंग्रेज लोग रहते थे या जहाँ पर अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी तो वहाँ पर इस मिशनरियाँ होती थी, ठीक। तो सबको बराबर बराबर पैसा दो। ये नहीं कि आप किसी को 10 रुपए दे रहे हो तो किसी को 20 रुपए दे रहे हो। अगर आप 10 रुपए किसी स्कूल के दे रहे हो तो सबको 10-10 रुपए फिर दो, ठीक। कहने का ये मतलब होगा कि सबको बराबर बराबर पैसा दिया जाए जितना दिया जा रहा है। अब आगे आती है माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा क्या थी कि माध्यमिक शिक्षा की जिम्मेदारी भारत में धनी व्यक्तियों या संगठनों पर छोड़ दिया जाए। यानी माध्यमिक शिक्षा जो हमारे यहाँ चलती है, ठीक, कौन सी, 10th 12th वाली, तो इसकी जो शिक्षा होती है किस पर छोड़ दी जाए? भारत जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर, धनी व्यक्तियों के ऊपर छोड़ दिया जाए। सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में माध्यमिक विद्यालय सरकार स्थापित करे जहां निजी प्रयास शून्य है।
जहाँ पर निजी प्रयास शून्य है, यानी जहाँ पर कोई प्राइवेट कॉलेज जहाँ पर कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है, ठीक, जहाँ पर कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है और वहाँ पर शिक्षा की ज़रूरत है, वहाँ पर गवर्नमेंट क्या करे, माध्यमिक विद्यालय स्थापित करे और बच्चों को शिक्षा दे। अच्छा, माध्यमिक शिक्षा में भी दो प्रकार के होते हैं। माध्यमिक शिक्षा में दो प्रकार के पाठ्यक्रम आते थे। पहला पाठ्यक्रम था ग्रेड ए या साहित्यिक बोलते थे उन क्षेत्रों के लिए जो बाद में उच्च शिक्षा लेना चाहते थे। यानी ग्रेड ए की शिक्षा को ऐसे बच्चों को दी जाती थी जो मास्टरी ओरिएंटेड थे, नहीं जो किसी विषय में मास्टर होना चाहते थे, उनको किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, ग्रेड ए, ठीक। अच्छा, जो ये चाहते थे कि भैया हमको ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं, बस थोड़ा बार हम पढ़ने में जान जाएं, ठीक, और अपना कोई रोजगार धंधा करें, तो उसके लिए उन बच्चों को ग्रेड बी या व्यावसायिक शिक्षा दी जाती थी, ठीक। यह शिक्षा उन छात्रों के लिए जो माध्यमिक शिक्षा पूरी करके रोजगार पाना चाहते थे, नहीं रोजगार पाने वाले व्यक्तियों को ग्रेड बी की शिक्षा दी जाती थी कि भाई हमको कोई सरकारी नौकरी नहीं करनी है, बस हमको एक छोटा सा 10-12 हज़ार रुपये की तनख्वाह वाला कोई काम धंधा मिल जाए, हम उसी में खुश हैं, ठीक। काम उच्च शिक्षा के लिए सुझाव। अब उच्च शिक्षा के लिए भी कुछ सुझाव है, ठीक, उसको देखते हैं। भारतीयों पर उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी छोड़ दी जाए। अच्छा, उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी भी किस पर छोड़ दी जाए, भारतीयों पर भी छोड़ दी जाए, ठीक। सरकार राजकीय महाविद्यालय वहीं स्थापित करे जहां निजी प्रयास शून्य है, यानी जहां पर कोई प्राइवेट महाविद्यालय नहीं है, वहां पर सरकार क्या करे, सरकारी महाविद्यालय स्थापित करे, ठीक, जिससे वहां के जो रहने वाले आसपास के लोग हैं उनको शिक्षा दी जा सके। आगे चलते दोस्तों। महाविद्यालय में प्राध्यापकों की नियुक्त करते समय यूरोपियन विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त भारतीयों को वरीयता दी जाए। यानी अगर आप यूनिवर्सिटी में किसी भी टीचर को अपॉइंट कर रहे हो, तो यहाँ का जो भारतीय जो विदेश से शिक्षा लेकर आया है, आप उसको प्रायोरिटी दो, उसको भी क्या बनाओ, टीचर बनाओ और वो पढ़ाए। उच्च शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी माध्यम ही रखा जाए। यानी जो आप उच्च शिक्षा पढ़ा रहे हो, हाई और माध्यमिक शिक्षा पढ़ा रहे हो, किस में पढ़ाना है आपको, ये अंग्रेजी में पढ़ाना है, ठीक। आगे चलते हैं। आयोग पिछड़ी जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा मुसलमानों की शिक्षा पर ध्यान दे। यानी आयोग जो क्या करे, जो पिछड़ी जात के लोग हैं, जो अनुसूचित जात है, निम्न जात के मुसलमान भाई हो गए, ठीक, इनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दे, ठीक दोस्तों। तो ये आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। जो हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कस के शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। धन्यवाद।